बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो नवंबर अटैम्प्ट जैसे ही आने वाला है, अभी 2-3 महीने पड़े हुए हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा कि कौन सी किताबें पढ़नी हैं और कौन सी किताबों को हाथ भी नहीं लगाना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी बुक से वो सब्जेक्ट कवर करने हैं आपने। थोड़ा बहुत टाइम के लिए भी गाइड करता जाऊँगा कि कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। और ये जो मैं गाइड बताने वाला हूँ, इसमें जो स्पेशलिटीज़ को मैं कवर करूँगा वो है सर्जरी, मेडिसिन, गायनी ऑप्स, पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड रेडियोलॉजी। आई ई एन टी और साइकेट्री, ये जो स्पेशलिटीज़ हैं, कम्युनिटी मेडिसिन हो गई, और इनके लिए जो है ना, आप उनसे गाइड लें जिन्होंने ये अप्लाई किया है और क्लियर किया है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पेपर 1 और 2 दो पेपर्स पे मुश्तमिल होता है ये एग्ज़ाम। हर पेपर में जो है 100 BCQs होते हैं, और हर पेपर का हर BCQ इक्वल परसेंटेज ऑफ मार्क्स रखता है। ऐसा नहीं होता है कि एक BCQ है उसकी 2% हो, और एक ऐसा BCQ है जिसकी 0.5 हो, या ऐसा आजकल मतलब बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि ऐसे BCQs जो ज़्यादातर लोग रॉन्ग मार्क करके आते हैं उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, या ऐसा BCQ जिसको ज़्यादातर लोग सही करके आते हैं या इजी क्वेश्चंस होते हैं, BCQs होते हैं, उनकी परसेंटेज कम होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, हर BCQs की इक्वल परसेंटेज होती है, और हर पेपर के 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और आपको जो है कंबाइंड, मतलब एक पेपर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है 70 मार्क्स लिए हैं, दूसरे पेपर में आपने 80 लिए हैं, और आपकी ये कंबाइंड परसेंटेज बनती है 75। तो आपने दोनों पेपर्स में कंबाइंड 75 लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों पेपर पास करने, दोनों में 75 लेना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर में ले लिया 85 और दूसरे पेपर में आपने लिए 65, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 65 वाला पेपर तो फेल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंबाइंड आपने 75% लेनी है, और कंबाइंड 75% पे ही पास है। इंडिविजुअल पेपर पे पास नहीं होता है ये। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों पेपर पास करें, कंबाइंड 75% लेनी है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पेपर 1 जो है वो सारे स्पेशलिटीज़ का सेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि गायनी वालों को पेपर 1 की तैयारी अलग से करनी है, मतलब दूसरी बुक से करनी होती है, और सर्जरी वालों को अलग से करनी होती है दूसरी बुक से, या मेडिसिन वालों का पेपर 1 जो है सर्जरी वालों से अलग आएगा। पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियो, आई ई एन टी, सारी जो भी स्पेशलिटीज़ है ना, सबका पेपर 1 जो होता है ना, उनका सेम जो होता है सिलेबस होता है। ठीक है, और पेपर 2 जो होता है वो हर एक का अलग होता है। पेपर 2 हर एक का अलग अलग होता है। उसकी वेटेज जो होती है उसमें, जैसे अब सर्जरी आ गई, सर्जरी में एनाटमी के बेसिक्स ज़्यादा होंगे। इस तरह अगर मेडिसिन आ गई, मेडिसिन में आपको पैथोलॉजी वगैरह या ऐसे केसेस वगैरह मिलेंगे, ऐसे बेसिक्स ज़्यादा होंगे। अब गायनी ऑप्स आ गई, गायनी ऑप्स में गायनी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आई आ गया, आई में आई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पेपर 2 जो होता है वो हर एक का अलग होता है, उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से होता है। पेपर 1 जो होता है वो सबका सेम होता है। हर पेपर के लिए 2 घंटे मिलेंगे आपको, तो 2 घंटे वो ज़्यादा टाइम है 100 BCQs के लिए। आप 2 घंटे से पहले पेपर कंप्लीट कर लोगे, तो 2 घंटे बहुत काफ़ी टाइम है, आराम से पेपर करना है। और हर पेपर के बीच में 30 मिनट्स का गैप होता है। 2 घंटे का पेपर होगा, 30 मिनट का गैप मिलेगा आपको, फिर 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, आपको अपने साथ पेन पेंसिल ऐसा कुछ भी मतलब लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। और जो पेपर होता है वो कंप्यूटर पे होता है, तो पेन पेंसिल की तो बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं। और सेल फ़ोन या कोई भी डिजिटल डिवाइस, जैसे हम डिजिटल वॉच पहनते हैं, ऐसी चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं है। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो इन चीज़ों को लेकर जाना अवॉइड ही करें बिल्कुल भी। ठीक है, वरना अपने किसी दोस्त के पास रखवा दें गाड़ी में, मतलब कुछ भी कर लें अरेंज। तो पेन पेंसिल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने साथ चॉकलेट वगैरह या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें के लिए अंदर लेके जा सकते हैं, छोटी मोटी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे मैं ये बता दूं कि लोग ये किताबें पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केपलान फॉर न्यूरो एनाटमी, न्यूरो एनाटमी सर्जरी में इतनी आती ही नहीं है। इस पे जो है ना, फालतू का इतना ज़्यादा फोकस दिया हुआ है न्यूरो एनाटमी पे, न्यूरो एनाटमी पढ़नी है, न्यूरो एनाटमी बहुत ज़्यादा आती है सर्जरी में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कंबाइंड न्यूरो आती है,
और उसके भी इतने ज़्यादा बेसिक्स नहीं होते हैं कि अलग से न्यूरो को पढ़ा जाए। कंबाइंड न्यूरो मतलब न्यूरो एनाटमी, न्यूरो फिजियो, न्यूरो पैथोलॉजी, ये सब चीज़ें कंबाइंड में मतलब 4-5 बेसिक्स आ जाते हैं, जो दूसरी बुक से मैं आगे चल के बताऊंगा कवर हो सकते हैं आसानी से। अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टाइम वेस्ट होगा आपका और कुछ भी नहीं होगा। डबल ए सबसे बेकार किताब है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक फ़ालतू किताब है। अगर आप मतलब दूसरी बुक्स कर रहे हैं तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बुक्स से मतलब है कि अगर आप डबल ए कर रहे हो ना, तो आपको दूसरी किताबें तो करनी ही करनी है। लेकिन अगर आप दूसरी वो बुक्स पढ़ रहे हो जो मैं आगे जाके बताऊंगा, तो आपको डबल ए करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक टाइम वेस्ट ही है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाए बिग स्नेल। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, मतलब जो गाइड कर रहे होते हैं कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, स्पेशली सर्जरी के लिए बोल रहे होते हैं कि बिग स्नेल करना है, उसके साथ एटलस करना है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि कैलम पढ़ो, कैलम एनाटमी वो पढ़ो। भाई ये सब फालतू है, इतना ज़्यादा मतलब डीप में जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती ही नहीं है कि इनको इतना पढ़ा जाए। इसके लिए मैं आगे किताब बताऊंगा कि एनाटमी कहाँ से कवर की जा सकती है आसानी से। फिर आ जाए हाई यील्ड एम्ब्रियो एंड हिस्टो। अच्छा, एम्ब्रियो और हिस्टो जो है ना, इसको जो है इतना भी फोकस नहीं देना है। इसके अलग अलग चैप्टर रखे हुए हैं कुछ किताबों में, वो आपने वहाँ से पढ़ लेने हैं। अलग से किताबें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या पीडीएफ फॉर्म में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका टाइम वेस्ट करेंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इतने बेसिक्स नहीं आते हैं इनके। फिर चलते हैं मेडिकल। मेडिकल भी मतलब, एक तो मेडिकल का मसला सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो पेपर्स होते हैं ना, उसकी जो की होती है वो सही नहीं होती है, की में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर आप इससे भी सीख करके पेपर देने जा रहे हो तो आपका पेपर मतलब, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का पेपर ख़राब हो, तो लेकिन इसकी की सही नहीं होती है। इसकी की को अगर आप फॉलो करोगे तो आप फंसोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेडिकल को आपने फॉलो नहीं, अच्छा ये कर सकते हो कि आप बेसिक्स वगैरह सर्च करने के लिए मेडिकल ऐप खोल के देख सकते हो बेसिक्स क्या आया था। जैसे रफीला रेडियन नोट्स है ना, उसमें वन लाइनर पॉइंट्स लिखी हुई है, तो उन पॉइंट्स को इसमें सर्च करके आप बेसिक्स देख सकते हो। फिर आ जाए फास्ट एड पे। फास्ट एड भी जो है रफीला का ही बुक है, तो वो भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके 1 to 13, इसके 1 to 13 जो है वो सर्जरी, स्पेशली सर्जरी के लिए बोलूँगा मैं, बाकी स्पेशलिटीज़ के लिए नहीं बोलूँगा। सर्जरी वाला फालतू किताब है, बिल्कुल भी फालतू, बिल्कुल फालतू किताब है। उसको बिल्कुल भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सर्जरी 1 to 13 अगर शुरू कर लोगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट हो जाएगा। और इसको फिर मतलब एक दफ़ा पढ़ने से ये वो भी नहीं होता, दिमाग में भी नहीं बैठता, आपको दोबारा फिर से पढ़नी पड़ेगी, मतलब दोबारा फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको भी पढ़ने की कोई नहीं। अच्छा, फास्ट एड पे आ जाऊँ मैं। फास्ट एड जो है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दूसरी आप फॉर एग्जांपल बुक्स कर रहे हो, बीआरएस, फिजियो, पैथोलॉजी, मतलब छोटी छोटी किताबें हैं वो, उसको आसानी से कवर किया जा सकता है, तो फिर फास्ट एड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी किताब है, मोटी सी किताब है। इससे अच्छा है आप रफ़ीउल्लाह की दूसरी बुक जो रेडियन नोट्स है, उसकी पॉइंट्स वगैरह कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर आ जाएँ मतलब, अभी ये एफ सी पी एस वर्ल्ड हो गया, इस तरह की काफ़ी सारी मतलब वो हैं, बने हुए हैं जो आपको बोलेंगे कि हम आपका पार्ट 1 क्लियर करवा देंगे, लेक्चर सुनो हमारे, सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। ये सब फालतू हैं। आप लोगों ने 5 साल एमबीबीएस किया है, आप लोगों ने पढ़ाई की है, ये सारी किताबें जो आप अभी पढ़ोगे, ये सारी की सारी किताबें आप पहले से पढ़ चुके हो, सही है। तो दोबारा मतलब इनके लेक्चर सुनना, ये कोई वो इंटरनेशनल लोग नहीं है, मैं अब क्या बोलूँ उनके बारे में। तो ये सब फालतू है, ये आपने वीडियोस वगैरह लेक्चर वगैरह सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक्स बताऊंगा, वो बुक्स पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। सब सारी चीज़ें आपको रिकॉल होंगे कि आपने ये चीज़ें सब पढ़ी हुई हैं। तो इन सब चक्करों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ये सब नहीं पढ़ना है आपने, ये सारी किताबें नहीं पढ़नी है, ये लेक्चर्स नहीं लेनी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। बुक्स खरीदो, पीडीएफ में भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक्स खरीदो, उनको पढ़ो, ठीक है। अभी मैं चलूँगा, सबसे पहले सर्जरी पे आ जाऊँगा। सर्जरी में जो है ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, फिजियोलॉजी, जनरल पैथो, स्पेशल पैथो, एनाटमी। एनाटमी बहुत ज़रूरी होती है सर्जरी में। अच्छा, पेपर 1 में जो है ना, जनरल पैथो, माइक्रो, ये जो है ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं, स्पेशली पेपर 1 के लिए। ये मैं सारी स्पेशलिटीज़ की बारे ये बात कर रहा हूँ, सिर्फ सर्जरी के लिए बात नहीं कर रहा। फिजियो, जनरल पैथो और माइक्रो, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, इन पे मेन फोकस होता है, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी रही बायोकेमिस्ट्री, अलग से बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फर्स्ट एड से बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाए फार्माकोलॉजी, ये भी अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मैं जो है ना, सारी स्पेशलिटीज़ की बात कर रहा हूँ एनेस्थीसिया के अलावा। एनेस्थीसिया में फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा आती है, तो
उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बायोस्टेट्स को भी अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रफ़ीला रेडियन नोट्स 12th एडिशन में लास्ट चैप्टर दिया हुआ है पब्लिक हेल्थ के बारे में, उसमें से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आपको ये अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूरो एनाटमी भी आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कैप्लान एनाटमी बोलते हैं कि वहाँ से पढ़ो, नहीं करना है भाई कहीं से भी। ठीक है, हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी ये भी अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं होती है, बहुत कम बेसिक्स आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं कि आपको उनको अलग से पढ़ना पड़े। बाकी पेपर 1 के लिए मैंने आपको बता दिया, फिजियोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, जो है माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट हैं ज़्यादा आते हैं, इन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए पेपर 1 के लिए। ये सारी स्पेशलिटीज़ के लिए है। और फार्माकोलॉजी सिर्फ एनेस्थीसिया वाले अलग से पढ़ेंगे, बाकी कोई भी अलग से नहीं पढ़ेगा। फिर चलते हैं आगे, सर्जरी। सर्जरी के लिए मैं बुक्स बताता चलूँ। BRS फिजियो, ये आपने सबसे पहले जो बुक उठानी है ना अपनी तैयारी के लिए, वो BRS फिजियो उठानी है। ये 12 से 15 दिन आपने देने इस किताब को, अच्छे से पढ़ना है, और हो सके तो इसको उल्टा शुरू करो, क्योंकि अगर आप पहले चैप्टर से शुरू करो ना, पहला चैप्टर मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा था मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा था, और बोरिंग लगने की वजह से ही ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया था इस पर। तो उल्टा पढ़ो, एंडोक्राइन से शुरू करो और आगे मतलब बढ़ते जाओ, तो ये हो जाएगा आसानी से। BRS पैथो जो है ना, पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपने, इसके पहले 8 चैप्टर करने हैं आपने। 8 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन ले लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है आपने इसको, और इसको कवर कर लेना पहले 8 चैप्टर, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने। अच्छा, ये मैं सर्जरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और सिनेल रिव्यू एनाटमी, ये आपने पूरी पढ़नी है किताब, छोटी सी किताब है, बिग सिनेल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट सिनेल होता है ये, शॉर्ट सिनेल रिव्यू एनाटमी की किताब है, ये आपने पढ़नी है। ठीक है, सर्जरी एंड अलाइड के लिए। फर्स्ट एड जो है आपने इसमें से जो सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, वो सबसे पहले तो माइक्रो आपने इसमें से पढ़नी है, इम्यूनोलॉजी इसमें से पढ़नी है आपने। ये जो उसके बता रहा हूँ मैं, पेपर 1 के लिए बता रहा हूँ, इम्यूनोलॉजी और माइक्रो। ठीक है, और जनरल पैथो जो है आपने इसमें से भी कवर करनी है, लेकिन आपकी BRS पैथो से वो मोस्टली कवर हो जाएगी, तो अगर आप इसमें से ना भी पढ़े तो फ़र्क नहीं पड़ता। माइक्रो एंड इम्यूनोलॉजी आपने इसमें से करनी ही करनी है, जनरल पैथो भले इसमें से ना करें। और फर्स्ट एड में से जो मेन पोर्शन जो आपने कवर करना है ना, सबसे बड़ा पोर्शन, वो है स्पेशल पैथोलॉजी का। स्पेशल पैथोलॉजी, इसमें से बहुत काफ़ी सवाल आते हैं फर्स्ट एड में से, मतलब एज इट इज़ लाइन। अगर आपको फर्स्ट एड पढ़ा हुआ होगा ना, तो आप जो है पेपर 2 में या पेपर 1 में कहीं पे भी जो है ना फंसोगे नहीं। मुश्किल मुश्किल जो सवाल होते हैं ना, वो इसी में से निकाले हुए होते हैं मोस्टली उन्होंने। अब फर्स्ट एड अगर आप स्पेशल पैथोलॉजी कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता हो कि आप सिर्फ आपने पैथो पढ़नी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्पेशल पैथोलॉजी में जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगा रीनल पैथोलॉजी की, तो रीनल पैथोलॉजी वाला जो चैप्टर है, स्पेशल पैथोलॉजी वाला, उसके स्टार्ट में उन्होंने जो है थोड़ी सी एम्ब्रियो दी हुई होती है, फिर हिस्टोलॉजी दी हुई थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, मेन पॉइंट्स, फिजियोलॉजी दी हुई होती है, एनाटॉमी दी हुई होती है। ये जो पोर्शंस है ना, इनमें से भी सवाल निकले हुए होते हैं, तो आपने एक लाइन भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है आपने। और स्पेशली रीनल वाले चैप्टर में जो डायूरेटिक्स वगैरह लिखे हुए हैं में, वो भी आपने अच्छे से करने हैं, उसमें से भी काफ़ी सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि फार्माकोलॉजी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनमें ही छोटे छोटे पोर्शंस आ जाते हैं, वो आप अगर कवर कर लोगे तो आपकी फार्माकोलॉजी भी कवर हो जाएगी। तो अलग से फार्माकोलॉजी को टाइम देना है फजूली है। इसी तरह से जैसे रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर है, वो स्पेशली गायनी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। अच्छा, गायनी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो एम्ब्रोलॉजी के बहुत सारे पोर्शंस लिखे हुए हैं, वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। हिस्टोलॉजी लिखी हुई है, एनाटॉमी लिखी हुई है, और बाकी जो पैथोलॉजीज़ वगैरह हैं वो गायनी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे जो स्पेशलिटीज़ हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने ये पूरा कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये थोड़ा सा बताता चलूँ, फार्माकोलॉजी जो है ना स्पेशल पैथोलॉजी के चैप्टर्स में लिखी हुई है, वो जो इंपॉर्टेंट है वो मोस्टली जो है रीनल की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कार्डियो की पढ़नी है, उसमें जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स वगैरह होती हैं ये आती हैं, इसमें सवाल वगैरह आ जाते हैं, स्पेशली एनेस्थीसिया वालों को तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हैं ना, इनमें से ये बहुत ज़्यादा आते हैं, डायरेटिक्स वगैरह आते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आती हैं। ठीक है, ये आपने कवर करना है, स्पेशल पैथोलॉजी पूरी कवर करनी है। अच्छा, फिर आ जाए रफ़ीला रेडियो नोट्स पे। इसमें मैंने देखे पास पेपर की सिर्फ 2 किताबें लिखी हुई हैं, और तनवीर नोट्स भी पास पेपर में आता है। ठीक है, 3 किताबें लिखी हुई हैं, तो इससे ज़्यादा आपने वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी SK 1 to 13 उठा लिया किसी ने AA उठा लिया, ये फालतू की किताबें, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। इसमें से ही आपके सारे के सारे जो पास्ट पेपर्स हैं A to Z सारे कवर हो जाएंगे। कैसे कवर होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। रफ़ीला रेडियो नोट्स में जो है ना, जो पॉइंट्स लिखी हुई हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं BCQs हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अलग से उन्होंने पॉइंट्स बना दी किसी किताब में से उठा के, नहीं, ये सारे BCQs हैं।
इन BCQs को अरेंज किया हुआ है चैप्टर वाइज। आप अगर यहाँ से पढ़ रहे हो, एक तो आपका चैप्टर वाइज कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप BRS फिजियो पढ़ रहे हो, उसमें आपने पहला चैप्टर कवर कर लिया। पहला चैप्टर कवर कर लिया मतलब आपने रेडियन नोट्स का सेल फिजियोलॉजी वाला जो है वो चैप्टर कवर कर लिया। इस तरह से आप वहाँ से पढ़ के फिर यहाँ पे भी उसको रिपीट कर सकते हो और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के BCQs आते हैं। और पॉइंट्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपने कम से कम 3 दफ़ा इनको रिवाइज़ करना है, 3 दफ़ा कम से कम पॉइंट्स को। आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने 20 दिन में तैयारी की थी, तो 3 महीने तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा है, 3 दफ़ा आपने कम से कम इसको रिवाइज़ करना है, रफीला रेडियन नोट्स 12th एडिशन को। इसके सारे BCQs करने हैं आपने, प्लाटीनियम फाइल और जो भी मतलब जिस भी अटैम्प्ट के BCQs दिए हैं सारे करने हैं। CPSP का जो डेमो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी करने हैं। इसमें से सिर्फ आपने फेब्रुवरी जो अटैम्प्ट दिया हुआ है ना वो आपने छोड़ देना, वो नहीं करना है आपने। फेब्रुवरी अटैम्प्ट के बाद ये पूरी किताब पढ़नी है आपने कम से कम 3 दफ़ा, ठीक है। फिर आ जाएँ SK16 पर। SK16 जो है ना, इसमें फेब्रुवरी और मई अटैम्प्ट के BCQs दिए हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये आपने करनी ही करनी है। और ये भी कम से कम 2 से 3 दफ़ा करनी है आपने। और ये हर स्पेशलिटी के लिए है, सर्जरी के लिए भी है, बाकी सबके लिए भी है। सबने 2 से 3 दफ़ा कम से कम करनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बात बताता चलूँ कि जब भी फॉर एग्जांपल आप लोग अभी दे रहे हो नवंबर अटैम्प्ट की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आपके लिए जो है ना SK16 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिन्होंने मई अटैम्प्ट दिया है तो वो कहेंगे हमने SK15 पढ़ा था। अच्छा, उन्होंने SK15 किस लिए क्यों पढ़ा था? क्योंकि SK15 रिसेंट बुक थी SK की, तो SK16 तो उस वक्त आई नहीं थी, तो SK15 आई हुई थी और उसमें रिसेंट BCQs थे, तो इसलिए उन्होंने SK15 पढ़ा। जब भी कोई भी अटैम्प्ट देते हैं ना, तो मेन फोकस जो हमारा होना चाहिए ना वो रिसेंट BCQs पे होना चाहिए, क्योंकि जो रिसेंट अटैम्प्ट्स होते हैं ना वहीं से BCQs रिपीट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 2018 के BCQs आप कर रहे हो वहाँ से BCQs रिपीट हो, वहाँ से भी होता है, एक दो हो जाता है, लेकिन जो मोस्टली BCQs रिपीट होते हैं ना वो रिसेंट अटैम्प्ट से होते हैं, ठीक है। इसलिए आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो रिसेंट एडिशंस से होना चाहिए। जैसे SK16 है, SK15, SK14, SK13 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने SK16 करना है। SK16 के अलावा जो पास्ट पेपर दूसरे हैं वो आपके के सारे पास्ट पेपर रफीला रेडी नोट से कवर हो जाएंगे। फिर आ जाए तनवीर नोट्स पे। तनवीर नोट्स से आपने एनाटमी पढ़नी है, सर्जरी एंड अलाइड वालों के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। एनाटमी यहाँ से करनी है आपने। अगर हो सके तो माइक्रो वाला चैप्टर भी कर लेना यहाँ से, माइक्रो वाला चैप्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। एनाटमी इसलिए यहाँ से करनी है क्योंकि एनाटमी के जो पास्ट पेपर्स हैं ना वो अलग से इन्होंने कंपाइल करके चैप्टर फाइल्स रख दिए हैं। अच्छा, ये रफीला रेडियो नोट्स में भी किया हुआ है, लेकिन उसमें जो BCQs रखे हैं वो उनकी इतनी तादाद नहीं है कि वो सर्जरी के पूरे पोर्शन को कवर कर सकें। इसलिए तनवीर नोट्स अलग से आपको पढ़ना है सिर्फ एनाटमी के लिए और माइक्रोबायोलॉजी के लिए, सही है। तो पेपर 1 में जो है माइक्रो, पैथो, इम्यूनोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। पेपर 2 में जो है एनाटमी आएगी सर्जरी वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें बाकी स्पेशल पैथोलॉजी भी आएगी। मेन बुक्स जो आपकी हैं ऊपर जो रखी हैं मैंने, BRS फिजियो, BRS पैथो, सिनल एनाटमी, फर्स्ट एड वगैरह, ये आपके इनिशियल फेज़ के लिए हैं, मतलब फर्स्ट मंथ और 2 के लिए आपने ये पूरा कवर कर लेना है। बाकी का जो आखिरी महीना होगा या महीने से ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, उसमें आपने नीचे की जो किताबें रखी हुई हैं तीनों की तीनों कवर करनी है, और ये तीनों की तीनों किताबें 2 से 3 दफ़ा कवर करनी है। एक दफ़ा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 दफ़ा ये आपने कवर करनी है। फिर आ जाए मेडिसन पे। मेडिसन में भी वही सेम है, पेपर 1 तो सबका सेम ही होता है, पेपर 2 भी सब मतलब सब्जेक्ट यही होंगे, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है ना BCQs की वो अलग अलग होगी। जैसे मेडिसन में एनाटमी के इतने BCQs नहीं आते जितने सर्जरी में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपने BRS फिजियो, पैथो, फर्स्ट एड, रफीला रेडी नोट, SK16 जैसे मैंने बताया था सब कुछ वैसे ही करना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपने तनवीर नोट्स नहीं करने, क्योंकि एनाटमी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, तो आपने तनवीर नोट्स करना ही नहीं है इतना, ठीक है। तनवीर नोट्स की जगह पे यहाँ पे मैंने एक दूसरी बुक दी है SK1 to 13 मेडिसन, तो ये मेडिसन वालों के लिए ये ज़रूरी है कि ये वाली बुक आपने पढ़नी है। बाकी की किताबें सारी सेम ही हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम ही है। एनाटमी पे इतना ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से तनवीर नोट्स मैंने हटा दी है। बाकी के किताबें सेम ही हैं, सेम चैप्टर्स। BRS पैथो की फर्स्ट एड चैप्टर, BRS फिजियो जैसे बताया था, फर्स्ट एड जैसे बताया था, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, इसमें फर्स्ट एड में आपने कार्डियो, रेस्पिरेटरी और हेमाटोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना इन पे मेन फोकस होना चाहिए, स्पेशली मेडिसिन वालों का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये गायनी ऑप्स आ गया। गायनी ऑप्स में जो है ना बाकी के सब्जेक्ट तो तकरीबन सेम ही हैं, बस एक एक्स्ट्रा गायनी ऑप्स सब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 सबका सेम होता है।
अच्छा, गायनी एप्स वालों के लिए भी जो बाकी की किताबें हैं वो सब कुछ सेम ही है। और फर्स्ट एड में जो स्पेशल पैथोलॉजी का लास्ट वाला चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव वाला, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इन्होंने शार्ट स्नेल एनाटमी रिव्यू पढ़ना है, लेकिन उसमें से एब्डामिन और पेल्विस का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एब्डामिन और पेल्विस की एनाटमी आती है, ठीक है। और एस के पिंक है इनके लिए, जैसे एस के 1 to 13 था मेडिसिन मेडिसिन वालों के लिए, इसी तरह गायनी ऑप्स वालों के लिए एस के पिंक है। लेटेस्ट एडिशन हमारे टाइम पे 4th एडिशन था, अभी मुझे नहीं पता कौन सा एडिशन चल रहा है, या नहीं कोई एडिशन आया ही नहीं आया। इसके 4th एडिशन था पिंक का, तो वो आपने करना है, पूरी की पूरी किताब करनी है। इसके 16 और फिलहाल रेडियोनट्स वो सबके लिए सेम ही है। अच्छा, ये जो BCQs बुक हैं लास्ट 3 वाली, ये कम से कम 2 से 3 दफ़ा आपने रिपीट करनी ही करनी है। बाकी ऊपर का पोर्शन सबके लिए सेम है। एनाटमी एब्डामिनल और पेल्विस की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सही है। बाकी आ जाए पैथोलॉजी, रेडियो, एनेस्थीसिया। पेपर 1 सबका सेम होता है, ठीक है। भले वो पैथोलॉजी हो, रेडियो हो, एनेस्थीसिया हो, आई हो, ENT हो, साइकेट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया हो, पेपर 1 सबका सेम होता है। बाकी बात आ गई पेपर 2 की। पेपर 2 के लिए स्पेशल बुक्स होती हैं, जैसे मैंने मेडिसिन के लिए बताया SK 1 to 13 है मेडिसिन के लिए, गायनियोप्स के लिए SK पिंक था। इसी तरह एनेस्थीसिया के लिए SK एनेस्थीसिया है, SK रेडियोलॉजी है, SK पैथोलॉजी है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। जैसे SK एनेस्थीसिया में आपको फार्माकोलॉजी पे मेन फोकस होना चाहिए, एनेस्थीसिया वालों को फार्माकोलॉजी पे मेन फोकस होना चाहिए। बाकी किताबें सेम है, बस SK पिंक की जगह आपने SK एनेस्थीसिया उठा लिया। SK रेडियोलॉजी, इनका भी मेन फोकस जो है ना एनाटमी पे होना चाहिए। जैसे सर्जरी वालों को आता है, इनका एनाटमी पे मेन फोकस होना चाहिए। बाकी SK पैथोलॉजी, ये पैथोलॉजी के नाम से ही ज़ाहिर है, तो इनको जो है ना क्लासिफिकेशन वगैरह, कैंसर वगैरह की ये सब चीज़ें पैथोलॉजी में जो भी आता है, स्पेशल पैथोलॉजी वगैरह, जनरल पैथोलॉजी, इनका मेन फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए। बाकी पेपर 1 सबका सेम आता है, पेपर में कोई फ़र्क नहीं होता है। पेपर 1 सेम होता है, पेपर 2 हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, ये बताता चलूँ कि रिज़ल्ट जो होता है ना, पेपर जैसे आपने दे दिया, फॉर एग्जांपल लास्ट शिफ्ट थी वो आई हुई है आपकी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को होगी, तो एक वीक के अंदर अंदर, मतलब जो है नवंबर, दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जिनका रिज़ल्ट विथहेल्ड होता है, तो उनका सिर्फ एक ही इशू होता है कि ऑब्जेक्शन आया हुआ होता है और वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर पाते। और जो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर पाते उनका पेपर नहीं रुकता है, वो पेपर दे सकते हैं। सिर्फ रिज़ल्ट का इशू होता है, रिज़ल्ट विथहेल्ड आ जाता है। और जिसका रिज़ल्ट विथहेल्ड आ गया तो वो पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट विथहेल्ड आया इसका मतलब है वो पास है, तो वो फेल भी हो सकता है। ऑब्जेक्शन क्लियर करें, रिज़ल्ट आपको शो हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्शन की वजह से कभी भी पेपर नहीं रुकता है। और ऑब्जेक्शन, फॉर एग्जांपल आपने जो है ऑब्जेक्शन आया और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, तो स्क्रूटनी या वेटिंग आ रहा है, तो ये पेपर से 1-2 दिन पहले ना क्लियर हो जाता है। अगर आपने सही ऑब्जेक्शन में डॉक्यूमेंट सही फिल कर दिया है, तो 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो ना आपका, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे पर्सनली मैसेज नहीं करना, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता। कमेंट में पूछ लें, या ग्रुप में, मेरे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें आप सवाल कर लें। तो मैं ग्रुप चेक करता रहता हूँ, अगर किसी की कोई भी इशू होता है, किसी का कोई भी इशू होता है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो उसका रिप्लाई मैं कर देता हूँ। नहीं तो ग्रुप में लोग मौजूद हैं जो मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, ठीक है, या उनका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, तो वो भी जवाब दे देते हैं। या किसी को कुछ पता होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जवाब दे देता है। ज़रूरी नहीं है मैं ही जवाब दूँ। तो ग्रुप में अगर आप सवाल पूछेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको सवाल का जवाब जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह।